एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से लेके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक और इलेक्ट्रिसिटी की खोज से लेकर इंटरनेट के आविष्कार तक न जाने ऐसे कितने ही डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुए हैं जिसने मानव जाति के इतिहास और भविष्य को बदल कर रख दिया। और इन्हीं आविष्कारों में एक ऐसा आविष्कार भी है जो आज हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये एक बहुत ही छोटी सी डिवाइस है जिसके इन्वेंशन ने पूरे टेक्नोलॉजी जगत में रेवोल्यूशन लाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर्स की। यही वो चीज है जो आज दुनिया के हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चला रही है। यही वो आविष्कार है जिसने चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म दिया। जी हाँ, और यही वो डिवाइस है जिसकी वजह से आज आप ये वीडियो अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर देख पा रहे हैं और इंटरनेट का मजा उठा पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी क्रांतिकारी खोज से जुड़ी सारी जानकारियां आपके बीच में साझा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार कब, क्यों और कैसे हुआ था और इसने हमारी जिंदगी को कैसे बदला। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि हमारा भारत इस रेस में अभी तक क्यों पीछे है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, आसान भाषा में बोलें तो हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है जिसे हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। यही प्रोसेसर उस डिवाइस का दिमाग होता है। जैसे हमारे अंदर दिमाग होता है ना, वैसे डिवाइसेस में भी दिमाग होता है और यही प्रोसेसर इस डिवाइस का दिमाग कहलाता है जो उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और इसी छोटे से सीपीयू के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स फिट किए जाते हैं। जी हाँ, बिलियंस की संख्या में। इसलिए इस चिप को बनाने में लगभग 180 दिनों का वक्त लगता है, क्योंकि इसमें 100 से भी ज्यादा बहुत ही पतले पतले लेयर्स होते हैं जिसमें लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे कि आखिरकार ये ट्रांजिस्टर होता क्या है। देखिए, ट्रांजिस्टर एक बहुत ही छोटे सेमीकंडक्टर स्विच होते हैं। ये डिवाइस बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज फ्लो को कंट्रोल करते हैं। मॉडर्न ट्रांजिस्टर्स में 3 सेक्शन होते हैं, पहला सोर्स, दूसरा ड्रेन और तीसरा गेट। जब ट्रांजिस्टर के गेट पर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है तो ये ड्रेन के द्वारा इसे आगे फ्लो करने की परमिशन देता है और साथ ही उसके फ्लो को कंट्रोल भी करता है। इससे पहले कि हम इसके फंक्शन को और डिटेल में जाने, आइए हम आपको जरा इसके इतिहास से रूबरू कराते हैं। साल 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार से पहले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ करता था। ये वैक्यूम ट्यूब्स किसी बड़े लाइट बल्ब की तरह हुआ करते थे जो वजन में ट्रांजिस्टर से काफी भारी और बड़े होते थे। इसमें मुख्य तौर पर 3 पार्ट्स हुआ करते थे, कैथोड, ग्रिड और एनोड। इनमें इलेक्ट्रिक करंट कैथोड से शुरू होते हुए ग्रिड से होकर एनोड तक पहुंचता था और इस प्रकार सर्किट में करंट का फ्लो पूरा हो जाता था। इन वैक्यूम ट्यूब में मौजूद ग्रिड की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को अपनी जरूरत के अनुसार बदल सकते थे। इनकी इसी खासियत की वजह से हम इसका इस्तेमाल एक स्विच के रूप में कर सकते थे। अब ये सारी साइंटिफिक बातें सुनकर आपका सर जरूर थोड़ा सा चकराने लगा होगा। चलिए, हम आपको इसका एक आसान उदाहरण देते हैं और उससे समझाते हैं। अगर हम यहाँ एक लाइट बल्ब रखते हैं, ये तभी जलेगा जब करंट इस बल्ब से होकर गुजरेगा। सिंपल सी बात है। इसे हम साइंस में पॉजिटिव वोल्ट फ्लो का नाम देते हैं। वहीं अगर हम करंट के फ्लो को बंद कर देते हैं तो इसे नेगेटिव वोल्टेज फ्लो कहा जाएगा। और यही बाइनरी कोडिंग यानी कि 0 और 1 की नींव है जिसने आज के एज ऑफ इंफॉर्मेशन को जन्म दिया, जहां 1 का मतलब डेटा या सूचना का 1 बिट होता है और 0 का मतलब नो डेटा यानी कि शून्य सूचना होता है। अब आप सबने अपने स्कूल के बुक्स में एनिएक कंप्यूटर का नाम तो सुना ही होगा, जिसे साल 1945 में जॉन मुकली और जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा बनाया गया था। हम इसकी बात यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कंप्यूटर में उस समय पर 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। एनिएक की स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो कैलकुलेशन ह्यूमंस एक दिन में कर सकते थे उसे करने के लिए इसे लगभग आधे घंटे का समय लगता था, पर वही आज के कंप्यूटर्स इसे कुछ सेकंड्स में ही कर देते हैं, बस पलक झपकते ही। और ये सब मुमकिन हो पाया है इनके प्रोसेसर में लगे लाखों सूक्ष्म ट्रांजिस्टर्स की वजह से। एनिएक कंप्यूटर में और भी कई खामियां थी, जैसे कि इसका वजन 30 टन के आसपास हुआ करता था और इसके बड़े साइज की वजह से इसे रखने के लिए एक पूरे कमरे की जरूरत होती थी। और इसके बिजली खपत की बात तो ना ही करें तो अच्छा है। ये जब चलता था तो पूरे शहर की बिजली डाउन हो जाती थी। इसी के साथ ही जब एक साथ 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स को चलाया जाता था तो काफी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती थी, जिसकी वजह से एनिएक कंप्यूटर को लंबे समय तक चला के रखा नहीं जा सकता था। और इन्हीं सब कारणों से हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जो इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स का समाधान कर सके। और फिर साल 1947 में फिजिसिस्ट जॉन बर्डीन और वॉल्टर ब्रटेन ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने टेक्नोलॉजी जगत में रेवोल्यूशन लाकर रख दिया।
उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स के रिप्लेसमेंट के रूप में ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार किया, जो कि उनसे हर मामले में काफी ज्यादा बेहतर थे। और इन्हीं ट्रांजिस्टर्स की मदद से आज हम ENIAC जैसे डिवाइसेस का कंप्यूटिंग पावर एक छोटे से चिप में डाल सकते हैं, जो कि एग्जैक्ट वही काम करके देगा जो कि वैक्यूम ट्यूब्स करके देते थे। जैसे ही हम ट्रांजिस्टर्स का नाम लेते हैं तो आप सबके दिमाग में इस ट्रांजिस्टर की फोटो आती है ना, जिन्हें हम अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया करते थे, जो कि एक हद तक सही भी है। पर हम जिस ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं वो ऐसे नहीं दिखते हैं, और इसके साइज को देख के आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े साइज के 8 बिलियन ट्रांजिस्टर्स को हम एक चिप में भला कैसे फिट कर पाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। जो ट्रांजिस्टर्स आज कंप्यूटर प्रोसेसर या फिर CPU चिप में मौजूद होते हैं, उन्हें सिलिकॉन के पतले वेफर्स पर मशीनों के द्वारा काफी बारीकी के साथ में बनाया जाता है, और ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम अपनी नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। सिलिकॉन, जो कि इन चिप्स का बेस मटेरियल होता है, उसे सिलिका नाम की एक मिट्टी से निकाला जाता है, और यही वजह है कि सिलिकॉन को माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के लिए इतना जरूरी समझा जाता है। इसके इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके नाम पर ही अमेरिका का एक पूरा शहर यानी कि सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए अब थोड़ा साइंस के नजरिए से सिलिकॉन्स को समझते हैं। वास्तव में सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसकी वैलेंसी 4 होती है, यानी कि इसके एक परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि सिलिकॉन एटम को अपने आप को स्टेबल बनाए रखने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, और इसीलिए सिलिकॉन एटम अपने पड़ोसी सिलिकॉन एटम के साथ जुड़कर एक मजबूत बॉन्ड फॉर्म करता है। और जब हम इस बॉन्ड के साथ किसी दूसरे मटेरियल के एटम्स को कंबाइन करते हैं तो इसमें अशुद्धि पैदा हो जाती है, और इससे करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न होती है, और इसी प्रकार सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करके ट्रांजिस्टर्स किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर पाते हैं। आज इन्हीं ट्रांजिस्टर्स की ये देन है कि हमारे डिवाइसेस इतना ज्यादा फास्ट काम करते हैं, और आकार में छोटे होने के बावजूद भी ये इतने पावरफुल हो जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि आखिरकार भारत अभी तक इस टेक्नोलॉजी का अटूट हिस्सा क्यों नहीं बन पाया है, और क्यों भारत में यूज होने वाले फोन्स में भारत में बने प्रोसेसर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो दोस्तों, इसके पीछे प्रमुख कारण है, जैसे कि अगर मान लीजिए भारत अपना कोई सेमीकंडक्टर चिप बना भी देता है, लॉन्च कर लेता है, तो इस बात के काफी कम चांसेस
70,000 करोड़ रुपए का PLI स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें वो ये धनराशि अगले 6 सालों में सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए लगाएंगे, जिससे कि सेमीकंडक्टर्स के लिए भारत की निर्भरता चीन, ताइवान और साउथ कोरिया पर से धीरे धीरे समाप्त हो सके। नंबर 5, पिछले साल सितंबर में वेदांता और फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज ने भारत में $20 अरब का सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने का ऑफर रखा है और ये प्लांट भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में स्थापित हो सकता है, जिसके बाद वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत भी सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन करेगा और मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को सही साबित करेगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस समय समय पर मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।